मम्मी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बेटा, बताना क्या खुशखबरी है। कहीं तो मुझे नानी तो नहीं बनाने वाली? तारा देवी ने उत्सुकता से पूछा। जी मम्मी, यही बात है, कहते हुए आरती खुद में शर्मा गई। आज सुबह ही आरती को यह बात कन्फर्म हुई थी कि वह माँ बनने वाली है। एक बार जाकर हॉस्पिटल में भी चेकअप करा लिया था। अपने पति अभिनव के बाद खुशी का यह समाचार सबसे पहले उसने अपनी माँ को ही सुनाया था। माँ यह समाचार सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी। मेरी बच्ची तो बिल्कुल अपने जैसी प्यारी सी बेटी की माँ बनेगी। तेरी बेटी अपनी नानी जैसी इंटेलिजेंट भी होगी और तेरे जैसी खूबसूरत भी। मम्मी, आप भी ना कमाल करते हो। आपने पहले से कैसे बता दिया कि मुझे बेटी ही होगी? क्योंकि बेटा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मेरी बच्ची, देखना तुझे बेटी ही होगी। मैं अभी तेरे पापा को यह समाचार देकर आती हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए फोन काटा और अपनी सास को फोन लगाया। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हो। क्या बहू, तू सच कह रही है? मेरा पोता आने वाला है। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सच, कब से इस दिन की राह देख रही थी। खुश रह बेटा, सास उसे आशीर्वाद देने लगी। आरती ने हंसकर कहा, मम्मी जी, ऐसा आप कैसे कह सकती हो कि पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है ना? ना ना बेटा, मुझे तो पोता ही चाहिए और देखना ऐसा ही होगा। पर बहू सुन, तू अपनी पूरी केयर कर। इन दिनों ज्यादा वजन मत उठाना और वह लीला आ रही है ना काम करने। हाँ मम्मी जी, आप चिंता ना करो, वह रेगुलर काम पर आ रही है। आजकल छुट्टियां लेनी भी कम कर दी है। उसे छुट्टी बिल्कुल भी मत देना बेटा। ऐसे समय में तेरा आराम करना बहुत जरूरी है। खासकर शुरू के और अंत के 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, कहकर आरती ने फोन काट दिया। प्रेगनेंसी के इन शुरुआती महीनों में आरती का जी बहुत मचलता था। ऐसे में अभिनव उसकी बहुत केयर कर रहा था। काम वाली भी अपनी बीबी जी की हर तरह से आराम देने का प्रयास करती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आरती का 5वां महीना चढ़ चुका था। उस दिन सुबह सुबह उठकर वह बालकनी में आई तो देखा माँ गाड़ी से उतर रही है। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग और नीचे सूटकेस भी रखा हुआ था। यानी माँ उसके पास रहने आई थी। खुशी से चिल्लाती हुई आरती नीचे भागी। पीछे पीछे अभिनव भी पहुंच गया। माँ के हाथ से सूटकेस लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने पूछा, मम्मी जी, आपके क्लासेस का क्या होगा? आप यहाँ आ गए तो फिर बच्चों की क्लासेस कैसे कंटिन्यू करोगे? अरे बेटा, आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही है ना, तभी मैंने सोचा कि ऐसे समय में मुझे अपनी बिटिया के पास ही होना चाहिए। यह तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। आरती का मन भी लगेगा और उसकी केयर भी हो जाएगी। हाँ बेटा, यही सोचकर मैं यहाँ आ गई। पर मम्मा, पापा आपके बिना सब कैसे संभाल लेंगे? आरती ने शंका जाहिर की। बेटे, तेरे पापा को संभालने के लिए बहू तो आ चुकी है। अब तो उनके सारे काम वही करती है। मैं तो वैसे भी आराम ही कर रही होती हूँ। ग्रेट मम्मा, आपने बहुत प्यारा सरप्राइज दे दिया। आरती आज बहुत खुश थी। कितने समय बाद आज उसे अपनी माँ के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। आरती की माँ को आए 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका था। माँ उसे अपने हिसाब से प्रेगनेंसी में जरूरी चीजें खिलाती, उसे ताकीद करती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी प्रेगनेंसी के किस्से सुनाती। सब मिलाकर आरती का समय काफी अच्छा गुजर रहा था। उसकी माँ काफी पढ़ी लिखी थी।
वह कॉलेज में लेक्चरर थी और उसी हिसाब से थोड़ी कड़क भी थी, जबकि आरती का स्वभाव उनसे अलग था। पर माँ बेटी के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा था और फिलहाल आरती माँ के सामीप्य और प्यार दुलार का भरपूर आनंद ले रही थी। समय इसी तरह हंसी खुशी में बीत रहा था कि एक दिन अभिनव की माँ का फोन आया। बेटा, मैं बहू के पास आ रही हूँ, बड़ा मन कर रहा है अपने पोते को देखने का। पर मम्मी, आपका पोता अभी आया कहाँ है? अभिनव ने टोका। अरे पागल, आया नहीं पर आने वाला तो है। गर्भ में बैठे अपने पोते की सेवा नहीं करूंगी तो भला कैसी दादी कहलाऊंगी। चल फोन रख, मैंने पैकिंग भी करनी है। पर मम्मी, आपका सत्संग और वह सेमिनार जहां आप रोज जाती हो, फिर आपका टिफिन सर्विस वाला बिजनेस भी तो है, उसे छोड़कर यहाँ कैसे रह पाओगे? अरे बेटे, उसके लिए मैंने 2 लोग रखे हुए हैं, दोनों बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को संभाल रहे हैं। वैसे भी यह समय लौट कर नहीं आने वाला, सेमिनार बाद में भी अटेंड कर सकती हूँ। ओके मम्मी, फिर आप आ जाओ। वैसे यहाँ आरती की मम्मी भी आई हुई है, आपको उनकी कंपनी भी मिल जाएगी। वह कब आई? वही करीब 15 दिन पहले। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। 2 दिन बाद ही अभिनव की माँ भी वहां पहुंच गई। ऊपर से तो आरती की माँ ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और अभिनव की माँ ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा कि हाय, कितना अच्छा हुआ, साथ रहने का मौका मिलेगा। पर अंदर ही अंदर दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर प्रतियोगिता की भावना थी। जल्दी ही यह बात सामने भी आने लगी। आरती की माँ सुबह 5 बजे उठ जाती थी और आरती को सैर के लिए ले जाती थी। उनकी देखा देखी अभिनव की माँ 5 बजे से भी पहले उठ गई और आरती को योगासन सिखाने लगी। उन्होंने टहलने के बजाय आरती को प्रेगनेंसी के समय काम करने आने वाले कुछ आसन करने का दबाव डालना शुरू किया। इधर आरती की माँ उसे अपने साथ वॉक पर ले जाना चाहती थी। आरती असमंजस में थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं। इस बात पर आरती की माँ उखड़ गई। बहन जी, यह मेरी बेटी है और मैं इस वक्त इसे वॉक पर ले जाऊंगी, आप कोई और समय देख लो। पर बहन जी, आप समझ नहीं रही, व्यायाम का सही समय यही होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सास के कहने पर योगा किया था, तो देखो कैसा हेल्दी बेटा पैदा हुआ। अभिनव की माँ ने अपनी बात रखी। अभिनव ने तुरंत समाधान निकाला और अपनी माँ को समझाता हुआ बोला, मम्मी, आरती सुबह व्यायाम कर लेगी और शाम में योगा करेगी। वैसे भी योगा शाम में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस समय एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। अब तो रोज ही किसी न किसी बात पर ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलने लगा। जो काम आरती की माँ करने को कहती, अभिनव की माँ कुछ अलग राग अलापने लगती। वैसे दोनों ही आरती के हित की बात करती, मगर कहीं न कहीं उनका मकसद दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को ऊपर रखना भी होता था। अभिनव और आरती कुछ दिनों तक तो यह सोचते रहे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर जल्द ही उनकी समझ में आने लगा कि यहाँ कंपटीशन चल रहा है। दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश में लगी रहती हैं। उस दिन भी सुबह उठते ही आरती की माँ ने बेटी का माथा सहलाते हुए उसे जूस का गिलास पकड़ाया और बोली, ले बेटा, गाजर और चुकंदर का जूस पी ले। ऐसे समय में यह जूस बहुत फायदेमंद होता है। तब तक अभिनव की माँ जी वहां पहुंच गई। अरे बेटा, जूस बूस पीने से कुछ नहीं होगा, तुझे सुबह सुबह अनार और सेब जैसे कच्चे फल खाने चाहिए। इससे शरीर को फाइबर भी मिलेगा और शक्ति भी। यही नहीं, अनार खून की कमी भी पूरी कर देगा। आरती हक्की बक्की दोनों को देखती रही, फिर दोनों की चीजें लेती हुई बोली, मम्मी जी, ये दोनों चीजें मुझे पसंद है,
मैं जूस भी पी लूँगी और फल भी खा लूँगी। आप दोनों बाहर टहल कर आइए, आज मुझे आराम करना है। उन्हें बाहर भेजकर आरती ने लंबी सांस ली और अभिनव को आवाज लगाई। अभिनव बगल के कमरे से निकलता हुआ बोला, यार आरती, अब तो दोनों सुबह से ही तुझे घेरे रहने का मौका नहीं छोड़ती। इधर रात में भी 12 से पहले जाती नहीं। हमारे पास अपना पर्सनल टाइम तो बचा ही नहीं। हाँ अभिनव, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये दोनों छोटी छोटी बातों पर खींचातानी में लगी रहती हैं। मेरी मम्मी को लगता है कि वह लेक्चरर है तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, तो वहीं तुम्हारी मम्मी को इस बात का गुमान है कि जिन्होंने अपने दम पर तुम्हें पाला पोसा है, सो हमारे लिए भी वह अपनी सलाह ही ऊपर रखती हैं। तभी दोनों माएँ टहलकर लौट आईं। रोज की तरह दोनों ने ही वाक युद्ध शुरू करते हुए कहा, तारा जी, आप आरती को मिठाइयाँ ज़्यादा मत खिलाया करो, यह मेरी बच्ची की सेहत के लिए सही नहीं है। पर नैना जी, मैं इसे गोंद और मेवों की मिठाइयाँ खिलाती हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। आप नहीं जानती, मेरी सास भी प्रेगनेंसी के समय मुझे यही सब खिलाती थी। तभी तो देखो, अभिनव के पैदा होने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई थी। अभिनव 4 किलोग्राम का पैदा हुआ था। दिखने में इतना हट्टा कट्टा था और ऐसे मुस्कुराता रहता था कि नर्स भी बेवजह इसे गोद में उठाकर घूमती रहती थी। अभिनव ने कनखी नज़र से आरती की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा उठे। आरती की माँ कहाँ हार मानने वाली थी, तुरंत बोली, अजी, हमारी सास ने तो तरह तरह के आयुर्वेदिक काढ़े और फलों के सूप पिलाए थे, तभी तो देखो आरती बचपन से अब तक कभी बीमार नहीं पड़ी और कितना खिला हुआ रंग है इसका। मेरी जेठानी का बेटा बचपन में कभी खांसी तो कभी बुखार में पड़ा रहता था, पर आरती मस्त खेलती कूदती बड़ी हो गई। अभिनव की माँ भी तुरंत बोल उठी, अरे बहन जी, ऐसे भी कौन सा काढ़ा पिला दिया कि गर्भ के समय पीकर लड़की अब तक तंदुरुस्त रह जाए। ऐसा थोड़े ही होता है, आप भी जाने किस भ्रम में जीती हो। मैं भ्रम में नहीं जीती बहन जी, हर बात का प्रैक्टिकल अनुभव करके ही बताती हूँ। मेरे मोहल्ले में तो मेरी इतनी चलती है कि किसी की भी बहू प्रेग्नेंट हो तो उनकी सास पहले मुझसे सलाह लेने आती है कि बहू के खाने पीने का ख्याल कैसे रखा जाए। भ्रम में तो आप जीती हो। देखते देखते दोनों के बीच रोज की तरह घमासान छिड़ गया। आरती और अभिनव फिर से इस झगड़े को शांत कराने में जुट गए। अब तो ऐसा रोज की बात हो गई थी। कई बार तो दोनों इस बात पर झगड़ पड़ते कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। आरती और अभिनव को पूरे दिन इन दोनों माँओं के पीछे रहना पड़ता। एक दिन आज जाकर अभिनव ने कहा, यार आरती, अब हमें अपने इस बड़ी वाली समस्या का कोई हल निकालना ही पड़ेगा। क्यों ना हम एक ट्रिक आजमाएं, मैं बताती हूँ क्या करना है। कहते हुए आरती ने अभिनव के कानों में कुछ कहा और दोनों मुस्कुरा उठे। अगले दिन सुबह सुबह आरती के पापा का कॉल आया। वह अपनी पत्नी से बात करना चाहते थे। आरती की माँ ने फोन उठाया। हाँ जी, कैसे हो आप? बस आपकी बहुत याद आ रही है बेगम साहिबा। ऐसे भी क्या याद आने लगी? अभी तो यहाँ आई हूँ। मैडम जी, आप अभी नहीं, 2 महीने पहले गई थी और जानती हो पिछले संडे से मेरी तबीयत बहुत खराब है, पिताजी ने कहा। हाय, ऐसा क्या हो गया और बताया भी नहीं? घबराते हुए आरती की माँ ने पूछा। बस बीपी हाई हुआ और मुझे चक्कर सा आ गया। मैं बाथरूम में गिर पड़ा, दाहिने पैर के घुटने बोल गए हैं, चल नहीं पा रहा हूँ। अब तू ही बता, बहू से हर काम तो नहीं करवा सकता ना। बेटे ने स्टिक ला कर दी है, पर दिल करता है तेरे कंधों का सहारा मिल जाता तो बहुत सुकून मिलता।
अरे इतना सब हो गया और आप मुझे अब बता रहे हो? पहले फ़ोन कर दिया होता तो मैं पहले ही आ जाती। कोई नहीं, तो अब आ जाओ, मैंने अभिनव से कह दिया है तेरा टिकट बुक कराने को। बस अब तू आ जा। आती हूँ जी, आप चिंता ना करो। मुझे बस आरती की चिंता थी, सो यहाँ रुकी हुई थी। माँ ने आरती की तरफ देखते हुए कहा। आरती की सास तो है ना वहाँ, कुछ दिन वह देख लेगी, आप हमें देख लो। यह कहकर पिताजी मुस्कुराए। अभिनव ने टिकट बुक करा रखी थी। अगले ही दिन आरती की माँ आरती को हजारों हिदायतें देकर अपने घर चली गई। आरती और अभिनव ने राहत की सांस ली। आरती की माँ के जाने के बाद घर में शांति छा गई। अब सास जितना जरूरी होता उतना ही हस्तक्षेप करती। आरती और अभिनव को भी एक दूसरे के लिए समय मिलने लगा। इसी तरह 1-1.5 महीना गुजर गया। आरती को 8वां महीना लग चुका था। वह अब काम करने की हालत में नहीं थी। नौकरानी घर का सारा काम करती और सास आरती का ख्याल रखती। सब अच्छे से चल रहा था कि एक दिन फिर आरती की माँ का कॉल आया। बेटी, अब तेरे पापा ठीक हैं। मैं कल या परसों में पहुंच जाऊंगी तेरे पास। पर माँ, अब कोई ज़रूरत नहीं कि आप परेशान होकर आओ। ज़रूरत कैसे नहीं बेटा, ये तेरी पहली प्रेगनेंसी है। मुझको तो पास में ही होना चाहिए। मेरे भी भला कौन से कई दर्जन बच्चे हैं, ले देकर एक तू है और एक तेरा भाई है। तेरी देखभाल में मैंने ही करनी है। तेरी सास से तो कुछ होने वाला नहीं। चल रख फ़ोन, मैं तैयारी कर लूँ। फ़ोन रखते हुए आरती घबराए स्वर में बोली, अभिनव अब क्या करें, फिर वही महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या हुआ यह तो बताओ, अभिनव ने आरती से पूछा। मम्मी लौटकर आ रही हैं। पापा भी चोट का बहाना आखिर कब तक बनाते। हमारी यह ट्रिक 1 महीने में ही बेकार हो गई। उदास स्वर में आरती ने कहा। बेकार कुछ नहीं हुआ, अब वही ट्रिक हमें मेरी मम्मी पर चलाना होगा। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह अभिनव अपनी माँ के पास पहुंचा। मम्मी, आपको याद है ना, पिछले साल आप शिमला में होने वाले टॉप बिजनेस वुमन समिट में भाग लेने जाने वाली थी। आप वहाँ होने वाले वर्कशॉप और सेमिनार का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर एन वक्त पर लतिका आंटी की तबीयत खराब हो गई और आप दोनों नहीं जा सके। हाँ बेटे, तेरी लतिका आंटी की तबीयत खराब हो गई और उसके बिना मैं अकेली जाना नहीं चाहती थी। तभी तो हमारा वह प्लान कैंसिल हो गया था। वही तो मॉम, मगर अब आपके लिए खुशखबरी है कि इस बार लतिका आंटी फुल फॉर्म में है। वह रिजर्वेशन कराने जा रही हैं। आप बताओ आपका क्या प्लान है? अरे नहीं बेटा, इस बार मैं नहीं जा सकूंगी। मेरा पोता जो आने वाला है, अगले साल का प्लान बना लेंगे। बट मम्मी, फिर शायद आपकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगले साल लतिका आंटी हैदराबाद में होंगी अपने बेटे बहू के पास। आपके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप पोते की चिंता क्यों करती हो? जब तक आप शिमला में हो तब तक आरती की मम्मी उसकी देखभाल कर लेंगी। वह बस 2-3 दिन में आने वाली हैं। मगर बेटा, कोई अगर मगर नहीं मम्मी, आप ज़्यादा सोचो नहीं, बस अब तैयारी करो। दोबारा यह मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अकेले फिर जा नहीं पाओगी। चल ठीक है बेटा, बोल दे लतिका को कि मेरा भी रिजर्वेशन करा लें। कहकर अभिनव की मम्मी ने पैकिंग में लग गई। आरती और अभिनव ने एक बार फिर से चैन की सांस ली।
आरती को इस बात का सुकून था कि अब जब तक अभिनव की मम्मी लौट कर आएंगी तब तक उसका बेबी इस दुनिया में आ चुका होगा और उसे फिर से दोनों माँओं के बीच पिसना नहीं पड़ेगा।